Hello students, today we are going to discuss conservation of angular momentum. Very interesting topic. आप सबको जैसे लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, वैसे ही रोटेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो पढ़ते जाओ, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहो, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन क्या है? टाउ इज इक्वल टू dl बाय dt। ठीक है ना? लीनियर मोशन यानी जो लीनियर मोशन के लिए था F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, वो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी न्यूटन सेकेंड लॉ जैसे लीनियर ट्रांसलेशन मोशन के लिए है, तो वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। सपोज एक्सटर्नल टॉर्क जो है टाउ एक्सटर्नल इज जीरो। सिस्टम पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। अगर कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो क्या होगा? dl बाई डी टी जीरो। पर डेरिवेशन कब जीरो होता है? जब क्वांटिटी कांस्टेंट हो। यानी l को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो और dl बाई डी टी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम से किसी बॉडी की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? आई ओमेगा कांस्टेंट। तो इससे आपको क्या समझ में आया? अगर इसे मैं स्टेट करूं तो when external torque on system, when external torque on system is zero, is zero, its angular momentum remains constant। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम इज जीरो, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अब सपोज एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर नहीं लग रहा है, पर किसी इंटरनल चेंजेस, कोई इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, और इसके लिए अगर सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी तो डेफिनेटली ओमेगा भी चेंज होगा। तो आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब है आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। ठीक है, इसे आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी कुछ ऐसा होता है कि सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज होगी तो एंगुलर स्पीड कम, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रही है तो स्पीड इंक्रीज होगी। तो मैं इसको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की कब इंक्रीज होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की कब इंक्रीज होती है? व्हेन मैटर मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो इफ मैटर moves away from axis of rotation, then moment of inertia I increases and angular speed omega decreases। ये याद रखना, अगर कोई
ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैटर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है और मैटर जो है वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे दूर जा रहा है, तो इससे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंक्रीज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंक्रीज हो रहे इसलिए ओमेगा डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड इफ मैटर moves towards axis of rotation, I will decrease and omega will increase। तो उससे I डिक्रीज होगा और ओमेगा इंक्रीज होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके। सपोज आपके हाथ में की चेन है, बराबर, चेन वाला, लंबी चेन वाला की चेन, और आप इसे उंगली पर घुमा रहे हो और चेन जो है वो इस तरह से वाइंड हो रही है। तो यू विल नोटिस कि जैसे जैसे उसका जो एंड है वो एक्सिस के नजदीक आता जाता है उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, बराबर। सेम कंसेप्ट है, क्योंकि पहले चेन इतनी बड़ी थी, अब जैसे जैसे चेन वाइंड हो रही है तो मास जो है वो एक्सिस के नजदीक आ रहा है, और मास अगर एक्सिस के नजदीक आएगा तो सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट ओमेगा विल इंक्रीज बिकॉज ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर इस कोई केस में अगर ओमेगा मास दूर जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगी और ओमेगा डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल्स आप ले सकते हो। तो तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज यानी आई चेंज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा चेंज होगा। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल, समझो कोई पार्टिकल लीनियर कांस्टेंट वेलोसिटी से लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, और अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट लेता हूं जो पॉइंट उस लाइन पर नहीं है, तो उस केस में सपोज जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो मोमेंटम p यहाँ पर होगा, लीनियर मोमेंटम mv होगा, और ये उसका पोजीशन वेक्टर r होगा। ठीक है, तो ये जो है बराबर, ये आपका थीटा होगा, तो ये r साइन थीटा होगा। ठीक है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, p इंटू आर साइन थीटा। अब आप देख सकते हो p तो कांस्टेंट है और वो कहीं पर जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r sin थीटा ही रहेगा, तो इस केस में आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। इस केस में आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मेन कंसेप्ट यही है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही कंसेप्ट यूज करके केपलर का सेकंड लॉ जो है उसे आप प्रूव कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ क्या है, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। पर ये जो अगर अगर मुझे प्रूव करना है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट, तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सपोज ये मैं केपलर सेकंड लॉ में प्रूव कर रहा हूं। अल्टीमेटली केपलर सेकंड लॉ में मुझे प्रूव क्या करना है, एरियल velocity of the planet is constant। ठीक है, तो सपोज ये सन है और ये प्लैनेट की बराबर ऑर्बिट है। सपोज प्लैनेट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ पर है और ये उसका लीनियर मोमेंटम है p इज इक्वल टू एम वी, बराबर। ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा r, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, ये q है, ये s। केपलर सेकंड लॉ को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल। ओके,
area swept by the line joining the sun and the planet in equal time interval is equal. यानी ये तभी है जब यूनिट टाइम में जो एरिया स्वैप्ड होता है वो कांस्टेंट, और यूनिट टाइम में जो एरिया स्वैप्ड होगा दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी. ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू पी, उसे मैं अगर ए लेता हूं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड. तो आपका बेस यहाँ पर है एस और एल्टीट्यूड आपका है टी. अब सपोज डेल्टा टी टाइम के बाद प्लैनेट यहाँ पर पहुंचता है, तो ये P1 है और ये करस्पॉन्डिंग P1 डैश. तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एस P1 डैश P. So I am interested for this area. ओके, तो यहाँ ये इंक्रीज है, ये वाला जो ट्राइंगल था जब ये लाइन यहाँ पर गई तो ये जो बना, ये मैंने जो पोर्शन दिखा है ये इंक्रीज है बराबर. तो डेल्टा ए हाफ, सपोज ये डेल्टा एस है आपका इंक्रीज, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डी ही होगा. अब हमें तो चाहिए एरिया स्वेप्ट बराबर. तो ये जो रीजन है, ये रीजन इतना हमने एरिया स्वेप्ट में ज्यादा ले लिया है, तो मुझे इसकी इफेक्ट को मिनिमाइज करनी है. तो इसकी इफेक्ट को मिनिमाइज कैसे करेंगे, अगर मैं टाइम इंटरवल स्मॉल लूँ, जरा स्मॉल करता जाऊँ तो ये P1 नजदीक आता जाएगा. तो आप देख सकते हो कि जो एक्स्ट्रा एरिया हमने ले लिया ये कम होता जा रहा है. तो व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो जो एरिया, ये जो ट्राइंगल का एरिया है वो एग्जैक्टली कितना होगा, एरिया स्वेप्ट. तो मुझे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए लिखना है इट इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. तो डेल्टा ए हो जाएगा डी ए हाफ डी एस डी, दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर देता हूं, तो हाफ डी एस बाई डी टी इंटू डी. तो ये वेलोसिटी हो जाएगी हाफ वी डी. ठीक है, अब इसे मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूँ, मास से डिवाइड करता हूँ, तो आपका डी ए बाई डी टी हो गया एम वी डी अपन 2m. और एम वी डी तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा बराबर, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम L इज P इंटू आर साइन थीटा. P आपका होगा mv और r साइन थीटा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो देयरफॉर एरियल वेलोसिटी dA by dt मुझे क्या मिली, L by 2l. ठीक है, अब यहाँ पर अब हमें ये समझाना है कि एंगुलर मोमेंटम L जो है वो कांस्टेंट है. तो एंगुलर मोमेंटम L, मास तो यूं भी कांस्टेंट, अगर मैं ये समझा दूं कि एंगुलर मोमेंटम L कांस्टेंट है तो मैं प्रूव कर दूंगा कि dA by dt दैट इज एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट. ठीक है, तो उसके लिए लिसन, प्लैनेट पर एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द सन, और ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो फोर्स जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो रेफरेंस पॉइंट से पास हो रही है, और जब किसी भी फोर्स की जो रेफरेंस लाइन है अगर वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से पास हो रही है बराबर, लाइन ऑफ एक्शन अगर रेफरेंस पॉइंट से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने से वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता. यानी सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और वो फोर्स भी सन के रिस्पेक्ट में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता. तो ये क्लियर है कि टॉर्क, external torque on planet is 0. So your angular momentum is constant, and so aerial velocity dA by dt that is L by 2m is also constant. ठीक है, तो dA by dt यानी area swept by the line joining the planet and the sun in unit time interval that is called aerial velocity is constant. तो एरियल वेलोसिटी हमने ये जो कैपलर सेकेंड लॉ जो प्रूव किया इसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज किया. तो इट इज द स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है,
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मेन कंसेप्ट एक ही है कि आई इज इक्वल टू, यानी जब एल आपका कांस्टेंट होगा तो आई ओमेगा कांस्टेंट है, तो अगर आई बढ़ रहा है तो ओमेगा कम होगा, आई इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसी को आपको यूज करना है। अब हम इस ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उसके बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। सॉलिड क्यूब एबीसीडी ऑफ साइड ए, ठीक है, ये साइड ए है, एंड मास m is placed on a rough horizontal surface. A bullet of mass small m and speed v is shot at the top of the cube so that cube rotates about point D. The bullet sticks to the cube. M is very less than capital M. Find the angular velocity of the cube. ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो क्यूब है बराबर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी मुझे चाहिए। ये पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब ये उसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, m²/6। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना होगा d, तो ये आपका a/2 होगा और ये डिस्टेंस भी आपका a/2, तो d आपका क्या होगा √2 इंटू a/2 यानी a/√2। अब हम क्या कर सकते हैं, बराबर हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, दोनों एक्सिस पैरेलल है और हमें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, बोलो बोलो कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, यस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल टू IC प्लस MD²। सबको याद है ना, तो आपका IC क्या है ml² प्लस m, ये आपका क्या है, ये हमने डी यानी डी हमने फाइंड किया a/√2, तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो a²/2 बराबर, सॉरी a यानी यहाँ एल ए लेना है क्योंकि आप साइड आपकी a है, यानी ये ma²/6 प्लस ma²/2। ठीक है, तो ma²/2 कॉमन ले लो, तो ये 1/3 प्लस 1, तो ma²/2 ये कितना होगा 4/3, तो ये हो गया 2/3 ma², 2/3 ma²। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियली बराबर ये जो बुलेट है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो उसके लीनियर मोमेंटम है mv। लीनियर मोमेंटम को जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है बराबर, और इनिशियली ये जो है क्यूब, इसे तो ये तो रेस्ट में था तो इसे कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। फाइनल, तो फाइनली जो बुलेट है वो बराबर बुलेट स्टिक्स टू द क्यूब, तो बुलेट पर बुलेट का मास काफी कम है तो आप उसे कंसिडर नहीं करोगे तो चलेगा, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा, तो MVA आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 ma² ओमेगा, तो आपको चाहिए ओमेगा, एक कट हो जाएगा तो आपको ओमेगा क्या मिला 3mv/2ma। ठीक है, 3mv/2ma ये आपका एंगुलर, तो इसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज किया। क्लियर, फिर से एक बार देख लो, पहले मुझे इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था, ये यूं रोटेट हो रहा है यूं डी के अबाउट,
तो मुझे डी के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए बराबर। तो मुझे इस क्यूब के लिए उसके एक्सिस से पास होने वाली और सेंटर बराबर, ये जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mn²/6 बराबर। तो मुझे क्योंकि मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आई विल गो फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने यूज किया, आई सी डी की वैल्यू हमने पुट की a/√2 को स्क्वायर कर दिया, इससे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। फिर वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिस्टम बुलेट एंड बराबर ये जो क्यूब है इनका सिस्टम कंसिडर किया, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है बराबर। बुलेट फोर्स लगा रहा है पर बुलेट पार्ट ऑफ द सिस्टम है, तो सिस्टम का एक पार्ट सिस्टम के दूसरे पार्ट पर फोर्स या टॉर्क लगाएगा तो वो एक्सटर्नल टॉर्क में कंसीडर नहीं होता है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर जीरो है, तो सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है, ठीक है, तो उसमें तो बुलेट का ही आएगा, तो बुलेट तो लीनियर मोशन में है, तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो क्यूब का, क्योंकि क्यूब तो रेस्ट में है। फाइनल बराबर ये पूरा सिस्टम क्यूब बन जाता है और वो यूं रोटेट होता है, ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन ही है इस एक्सिस के अबाउट। तो आई ओमेगा, आई की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की फार्मूला बना दी, सिंपल है। Two men of equal masses stand at opposite ends of the diameter on a turntable disk of certain mass, moving with constant angular velocity. The two men make their way to middle of the turntable at equal rates. In doing so, kinetic energy of rotation has increased while angular momentum remains the same. Kinetic energy of the rotation has decreased while angular momentum remains same. Kinetic energy of the rotation has decreased but angular momentum has increased. देखो यहाँ पर दोनों ये इस तरह से है, ये सपोज आपका टर्न टेबल है, ठीक है, और दोनों पर्सन इनिशियली ये एक्सिस है। अब जब वो यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, अब जब वो सेंटर के पास जाएंगे क्या होगा, ठीक है, तो इन्होंने जो वर्क डन किया, इन्होंने जो वर्क डन किया जरा उसके कारण सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी बराबर। इन्होंने जो वर्क डन किया सेंटर जब एज पर थे वहां से सेंटर एक्सिस के नजदीक आने के लिए जो वर्क डन किया उससे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी बराबर। पर इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो सिस्टम पर जो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हैज इंक्रीज्ड। क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि इन्होंने सेंटर से सॉरी एज से सेंटर पर आने के लिए जो वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। पर इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, और क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है इससे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेस्ड ही है, ठीक है, वेरी नाइस। A stick of length L and mass M lies on a frictionless horizontal surface on which it is free to move in any way. A ball of mass M moving with speed v collides elastically with stick as shown in the figure. If after the collision the ball comes to rest, then what should be the mass of the ball? तो इससे क्या होगा, ये आपका स्टिक है और ये बॉल आकर यूं टकरा, तो इससे यूं हो जाएगा,
ठीक है, तो ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट होगा। अब इस पर ये फिक्स नहीं है तो इसे लीनियर मोशन भी मिलेगी एंड रोटेशनल मोशन भी मिलेगी। बराबर, तो अगर मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहले एंगुलर मोमेंटम यूज करो, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता। तो इनिशियली जो एल फाइन, ठीक है, तो इनिशियली जो स्टिक है उसे कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। बराबर, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। बराबर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एल बाय 2। तो ये जो बॉल है, यस, तो बॉल का लीनियर मोमेंटम होगा एम बी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम एम बी है। और इस लीनियर मोमेंटम को जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। बराबर, और आपको बोला गया है कि बॉल्स कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल जो होगा उसमें बॉल को कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, पर ये जो है ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा। तो एम बी एल बाय 2 इज इक्वल टू आई, आपका क्या होगा 1/12 एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो एक एल कट, ये हो जाएगा 6। तो आपको ओमेगा क्या मिलेगा, 6 MB अपन एम, ठीक है। अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम बॉल का एम बी, बुलेट का 0, एम कैपिटल बी, और ये मैं 0 लेता हूं, ठीक है। तो आपको क्या मिला, एम बी इज इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल बी। अब हमें बताया गया है कि कोलिजन इलास्टिक है, यानी काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। तो हाफ एम बी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आई आपका है 1/12 एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 1/2 1/2 कट। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर। यहाँ पर मैं v की वैल्यू पुट करूँ, कैपिटल V क्या आएगा, एम बी बाय कैपिटल एम, उसका स्क्वायर है, प्लस 1/12 एम एल स्क्वायर, ओमेगा हमने फाइंड किया उसका स्क्वायर करके लिखो, 36 एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपन कैपिटल एम स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो एक एम यहाँ पर कट होगा, एक एम ये कट, एल स्क्वायर कट, और ये हो जाएगा 3। तो आपको क्या मिला, एम बी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय कैपिटल एम प्लस 3 एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय कैपिटल एम। एक एम कट कर दो, ठीक है, स्क्वायर भी कट हो जाएगा,
स्क्वायर कट, v स्क्वायर कट, v स्क्वायर कट, तो यहाँ बचा 1, ये m बाय और ये 3m बाय, यानी ये हो गया 4m बाय कैपिटल M। तो आपका स्मॉल m हो जाएगा m बाय 4, ठीक है, तो m बाय, फिर से एक बार समझो, ये इस तरह से था और ये बॉल आई और यूं टकराया बराबर, तो ये यूं आगे जाएगी, तो इसने ट्रांसलेशनल मोशन भी की क्योंकि अपनी प्लेस चेंज की और थोड़ा बड़ा उसने अपना ओरिएंटेशन भी चेंज किया, तो फाइनली उसे काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है बराबर। अब यहाँ ना तो एक्सटर्न, अगर मैं बॉल एंड स्टिक दोनों की सिस्टम कंसीडर करूँ, बॉल एंड स्टिक दोनों की सिस्टम कंसीडर करूँ, तो यहाँ पर मास भी कंजर्व हो रहा है, अरे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, और क्योंकि ये बताया गया है कि कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रही है, तो हमें तीनों कंसेप्ट यूज करने हैं। तो मैंने पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिया, तो इनिशियली सिर्फ बॉल को एंगुलर मोमेंटम था तो उसका लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइनली बॉल कम्स टू रेस्ट तो उसकी फाइनल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम 0 है, और ये हम रोटेशनल मोशन कंसीडर करेंगे तो आई ओमेगा, ठीक है, तो एम वी एल बाई 2, आई आपका 1/12 एम एल स्क्वायर ओमेगा, इसे मैंने सिंप्लीफाई करके ओमेगा फाइंड कर लिया। फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया तो मुझे बराबर ये रिलेशन मिला, यानी इससे मैं रॉड की जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है वो मैं स्पीड है वो फाइंड कर सकता हूँ। फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई की, बराबर इनिशियल तो सिर्फ जो बॉल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी है और ये रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इससे मैंने सिंप्लीफाई किया तो वी गेट स्मॉल m इज इक्वल टू m बाय 4। If the radius of the earth contracts 1 by n of its present day value, the length of the day will be, इसमें मास के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, पर रेडियस जो है वो 1 by n टाइम्स हो जाती है बराबर। तो इसमें अर्थ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, सडनली उसके अंदर कुछ होता है और उसके कारण बराबर रेडियस जो है बराबर अर्थ श्रिंक हो जाती है और उसकी रेडियस बराबर r बाय n हो जाती है, तो रेडियस आपकी r डैश हो गई r बाय n, तो लेंथ ऑफ द डे पर इसकी क्या इफेक्ट होगी, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, फिर भी सडनली कुछ हुआ और रेडियस 1 बाय n, अगर रेडियस चेंज हो जाएगी, मास मास के बारे में कुछ दिया नहीं तो हमें मास कांस्टेंट लेना है, ठीक है, तो इससे रेडियस कम होने के कारण अर्थ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी तो आपका ओमेगा भी चेंज होगा। हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो क्या होगा, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इसमें रेडियस कम हो रही है तो क्लियर है कि रेडियस कम होने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा इंक्रीज होगा, और ओमेगा इंक्रीज होगा तो स्पीड बराबर, तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, यानी लेंथ ऑफ द डे विल डिक्रीज, क्लियर। चलो, तो आई ओमेगा, आई डैश ओमेगा डैश, ये मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में अप्लाई किया। अर्थ को हम क्या कंसीडर करेंगे, सॉलिड स्फीयर, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, तो 2/5 m, r आपका हो गया r बाय n स्क्वायर ओमेगा डैश, तो ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डैश बाय n, ठीक है, तो 2 पाई बाय t, 2 पाई बाय t डैश n, तो आपका t डैश क्या हो जाएगा, t बाय n, सॉरी यहाँ n स्क्वायर आएगा बराबर, तो ये 24 है, 24 बाय n स्क्वायर पावर, 24 बाय n स्क्वायर पावर, ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
The circular ring of mass m in radius r is rotating about axis with constant angular velocity should be omega. Two objects each of mass m are attached gently to ring. The wheel now rotates with an angular velocity. ठीक है, gently वर्ड यूज करके ये बताना चाहा है कि जब ये दो स्मॉल पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट प्लेस किए जा रहे हैं रिंग पर, तो रिंग पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, यानी इस केस में भी एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है. अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट. तो पहले क्या थी मिशन, सिर्फ रिंग थी और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही थी. फिर आपने क्या किया, ये जो रिंग है जो अपने एक्सिस के अबाउट, उसके ऊपर आपने पॉइंट लाइक मास प्लेस कर दिया. ठीक है, तो इस केस में आई ओमेगा बराबर, अगर मैं आई रिंग है तो रिंग के लिए एम आर स्क्वायर ओमेगा. अब यहाँ पर रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहेगी, एम आर स्क्वायर बराबर ओमेगा डैश. और जो आपने मास प्लेस किया, सपोज ये मास m है, यहाँ भी मास m है, तो दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ही आएगा. तो एम आर स्क्वायर ओमेगा और ये दो है तो इंटू टू, तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट. ठीक है, तो m ओमेगा m प्लस 2m, ये ओमेगा डैश देना, ओमेगा डैश. तो आपका ओमेगा डैश हुआ m ओमेगा अपन कैपिटल M प्लस 2m. तो ये आपको एंगुलर स्पीड में m ओमेगा सिंपल है, कोई डाउट? तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर कोई भी क्वेश्चन होगा, सिंपली आप देखोगे कि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा चेंज हो रहा है. तो आपको सिर्फ यही करना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, उसमें बाकी कंसेप्ट हो सकते हैं कि मेनली ये है कि अगर आई चेंज हो रहा है तो ओमेगा चेंज होगा, आई इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा डिक्रीज होगा, अगर आई इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा डिक्रीज होगा. ठीक है,